हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है इसमें हम जॉन मिल्टन के फैक्ट्स देखेंगे। ये यूँ समझ लीजिए कि जॉन मिल्टन के जितने भी फैक्ट्स हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। जॉन मिल्टन से रिलेटेड सारे ही यहाँ पे जो भी फैक्ट मैं कराने वाली हूँ वो सारे ही जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। और ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं भी पता होंगे और ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगे। तो अगर पता है तो रिवीजन हो जाएगा आपका, और नहीं पता है तो आपको एक नॉलेज तो ज़रूर मिल जाएगी। कुछ ना कुछ नॉलेज इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं, जॉन मिल्टन के फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला है जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन December 9, 1608 इन लंदन, इंग्लैंड। तो सभी को पता है जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 में। कहाँ पे? लंदन कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट जो आपका फैक्ट है, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम। वह अपने एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1667 जो 1667 में पब्लिश हुआ था विद 10 बुक्स के साथ। ओके। नेक्स्ट जो है आपका, मिल्टन वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द इंग्लिश कॉमनवेल्थ एंड रोट सेवरल पॉलिटिकल पैम्फलेट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। तो मिल्टन इंग्लिश कॉमनवेल्थ के बहुत बड़े क्या थे? सपोर्टर थे इंग्लिश कॉमनवेल्थ के। अंग्रेजी, इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो मिल्टन अंग्रेजी राष्ट्रमंडल के कट्टर समर्थक थे, मतलब स्टॉन्च समर्थक थे किसके? इंग्लिश कॉमनवेल्थ के। और उन्होंने पॉलिटिकल पैम्फलेट और उन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान कई पॉलिटिकल पैम्फलेट भी लिखे हैं। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वो इंग्लिश कॉमनवेल्थ के बहुत ही कट्टर सपोर्टर थे और उन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल पैम्फलेट लिखे हैं। ठीक है, राजनीतिक पर्चे लिखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, नेक्स्ट जो फैक्ट है, ही वेंट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। तो 44 की एज में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। 1652 में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। उस समय इनकी एज थी 44। बट ही कंटिन्यू टू राइट एंड कंपोज पोइट्री। बट क्या था लेकिन उन्होंने लिखना जारी रखा। उन्होंने कविता बट ही कंटिन्यू टू राइट, लेकिन उन्होंने लिखना जारी रखा एंड कंपोज पोइट्री, और कविता भी लिखे। ब्लाइंड होने के बाद भी वो लिखना जारी रखे थे। नेक्स्ट जो है, मिल्टन वॉज फ्लुएंट इन सेवरल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग लैटिन, ग्रीक, हेब्रू एंड इटालियन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन बहुत सारी अनेक भाषाओं में वो फ्लुएंट थे, मतलब उनको बहुत सारी भाषाएं आती थीं, जैसे लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, हेब्रू एंड इटालियन। तो मिल्टन लैटिन, ग्रीक सहित अन्य भाषाओं के क्या थे? पारंगत थे, फ्लुएंट थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही सर्व्ड एज अ लैटिन सेक्रेटरी टू ओलिवर क्रॉमवेल ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ पीरियड। तो कॉमनवेल्थ पीरियड के दौरान वो ओलिवर क्रॉमवेल के लैटिन सेक्रेटरी के रूप में काम भी किए थे। तो ये आपने याद रखना है कि उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल के लैटिन सचिव के रूप में भी कार्य किया है। कब? कॉमनवेल्थ पीरियड में। मिल्टन का वर्क जो है, एरियोपैजिटिका इज़ अ फेमस डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड एक्सप्रेशन। तो मिल्टन का जो वर्क है एरियोपैजिटिका, ये प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक प्रसिद्ध रक्षा है। ये आपने याद रखनी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन है। ही मैरिड 3 times विद हिज फर्स्ट 2 wives पासिंग अवे रिलेटिवली यंग। मतलब उन्होंने 3 बार शादी की। उनकी पहली 2 पत्नियों का क्या हो गया था? निधन हो गया था। और रिलेटिवली यंग, वो यंग ही थी जब भी उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, मिल्टन्स मोस्ट फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इन्होंने सोनेट तो लिखे हैं, लेकिन इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट जो है, फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इन विच ही रिफ्लेक्ट ऑन हिज ओन लॉस ऑफ साइट। तो जिनमें इन्होंने क्या किया है, जिसमें वह अपने स्वयं की दृष्टि को हानि, मतलब अपने हिज ओन लॉस ऑफ साइट, अपने उनकी स्वयं की दृष्टि को हानि के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वो क्या करते हैं, उनकी वो ब्लाइंड हो गए हैं, उनकी नज़र जो कमज़ोर हो गई है, ब्लाइंड हो गए हैं, इसके बारे में वो वर्णन करते हैं, इस सोनेट में रिफ्लेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, ही डाइड ऑन नवंबर 8 1674 इन लंडन, लिविंग बिहाइंड अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ लिटरेरी वर्क। तो इनकी डेथ कब हुई थी, तो 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हो जाती है, लंदन में हो जाती है। और लिविंग बिहाइंड, और अपने पीछे ये क्या करते हैं, अपने पीछे ये साहित्यिक कार्यों का एक महत्वपूर्ण भंडार छोड़कर चले जाते हैं, एक महत्वपूर्ण भंडार छोड़कर उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब अपने पीछे ये लिटरेरी वर्क का एक सिग्निफिकेंट बॉडी छोड़ के जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन के जो फादर हैं, मिल्टन्स फादर आल्सो नेम्ड जॉन मिल्टन वाज अ स्क्रीवेनर विच वाज अ प्रोफेशन इन्वॉल्विंग लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मिल्टन के पिता है जिनका नाम जॉन मिल्टन भी था, वो क्या थे, एक स्क्रीवेनर थे, यानी कि एक लेखक थे, जो एक ऐसा पेशा था जिसमें कानूनी दस्तावेज तैयार करना शामिल था, वो इस टाइप के थे। ठीक है। He attended Christ College, Cambridge, where he became proficient in classical literature and languages. उन्होंने कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ वे शास्त्रीय साहित्य और भाषाओं में पारंगत हुए। ठीक है, प्रोफिशिएंट हुए, दक्ष हुए। Milton traveled to Italy in 1638 to 1639, where he met prominent literary figures like Galileo and composed some of his significant works. तो मिल्टन ने इटली की यात्रा कब की थी, 1638-1639 में इन्होंने इटली की यात्रा की थी, जहां उन्होंने गैलीलियो जैसे प्रमुख साहित्यकारों से मुलाकात की और अपनी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिखी। मैं इसका हिंदी पूरा बताते जा रही हूँ, क्या है इस फैक्ट का हिंदी है। नेक्स्ट जो आपका फैक्ट है, क्या कहा जा रहा है कि हिज अर्ली पोइट्री इंक्लूडेड वर्क्स लाइक, मतलब उनकी जो शुरुआती कविता में जैसे एल एलिग्रो है, इल पेंसेरिसो है, विच सेलिब्रेट द प्लेजर्स ऑफ द कंट्री साइड एंड द कॉन्टम्पलेटिव लाइफ। तो इनकी जो अर्ली पोइट्री है जिसमें इनके वर्क्स इंक्लूड है वो एल एलिग्रो है, इल पेंसेरिसो है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसमें एल एलिग्रो और इल पेंसेरिसो में क्या ये दर्शाते हैं, जो ग्रामीण इलाकों के आनंद और चिंतनशील जीवन का जश्न मनाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि कंट्री साइड ग्रामीण इलाकों के आनंद और चिंतनशील के बारे में, उनके जीवन के बारे में दिखाता है। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स एंड is an epic poem that retells the biblical story of the fall of man, primarily focusing on the character of Satan. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं, 12 किताबें शामिल हैं, और ये एक महाकाव्य कविता है जो मनुष्य के पतन की बाइबल कहानी को फिर से बताती है, जो मुख्य रूप से शैतान के चरित्र पर केंद्रित है। तो जो किस पे फोकस करती है, शैतान पे फोकस करती है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ही रोट पैराडाइज रिगन एंड सैमसन एगोनिस्ट इन हिज लेटर ईयर्स। तो उन्होंने अपने बाद के वर्षों में क्या लिखा, पैराडाइज रिगन लिखा और सैमसन एगोनिस्ट लिखा, बोथ ऑफ विच आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर। दोनों ही अंग्रेजी साहित्य में महत्वपूर्ण वर्क माना जाता है, जो दोनों ही इंग्लिश लिटरेचर में महत्वपूर्ण वर्क माना जाता है, किसका, मिल्टन का। ये अपने याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि मिल्टन्स रिलीजियस व्यूज इवॉल्व ओवर हिज लाइफ टाइम। ही स्टार्टेड एज अ डिवोट प्रोटेस्टेंट एंड लेटर एम्ब्रेस्ड मोर हेट्रोडॉक्स बिलीव्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन के जो धार्मिक विचार हैं उनके जीवन काल में विकसित हुए। मतलब मिल्टन के जो धार्मिक विचार हैं उनके जीवन काल में विकसित हुए। उन्होंने एक कट्टर प्रोटेस्टेंट के रूप में शुरुआत की और बाद में अधिक विधर्मी मान्यताओं को उन्होंने क्या कर लिया, अपना लिया, इम्ब्रेस कर लिया। तो ये याद रखना है, ठीक है। मतलब मिल्टन का जो धार्मिक विचार था उनके जीवन काल में विकसित हो गए थे। उनके धार्मिक विचार से मतलब वो अपने लाइफ टाइम में ही धार्मिक विचार उनके जीवन काल में ही आ गए थे, और वो एक कट्टर प्रोटेस्टेंट के रूप में शुरुआत की थी। बाद में फिर उन्होंने अधिक विधर्मी मान्यताओं को भी अपना लिया था। अभी हमें मिल्टन के बारे में बताया जा रहा है कि मिल्टन कैसे थे, रिलीजियस व्यूज़ उनके अंदर कब आया, कब वो प्रोटेस्टेंट के बहुत ज़्यादा कट्टर प्रोटेस्टेंट बन गए थे, ये सब बता रहा है। ही वॉज पॉलिटिकली, ये आपकी ना सिर्फ टीजीटी की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी मिल्टन मतलब जहाँ भी मिल्टन हैं, जिस भी एग्ज़ाम में मिल्टन आपके सिलेबस में आते हैं सभी के लिए, चाहे वो नेट जेआरएफ कहीं किसी भी चीज़ के लिए है, ठीक है, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो।
ही वॉज, क्योंकि मिल्टन को खोल के रख दिया, ये जो फैक्ट आप पढ़ेंगे ना मिल्टन का पूरे मिल्टन से रिलेटेड है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, पूरा ही मिल्टन की थ्योरी ही, मतलब पूरी मिल्टन की लाइफ यहाँ पे रख दिया गया है। He was politically active and served as a civil servant in the English government for a period before the Restoration। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, वो राजनीतिक रूप से बहुत ही एक्टिव थे और उन्होंने एक सिविल सेवक के रूप में कार्य भी किया। और उसके बाद वो क्या हुए, यानी कि रेस्टोरेशन से पहले की अवधि के लिए वो अंग्रेजी सरकार के सर्वेंट के रूप में उन्होंने काम किया था। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट हैज़ हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर एंड कल्चर विद काउंटलेस एडेप्टेशन, रेफरेंसेस एंड एनालिसिस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, मतलब अनगिनत अनुकूलन, संदर्भ और विश्लेषण के साथ पैराडाइज लॉस्ट का साहित्य और संस्कृति पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। किस पे पड़ा था? साहित्य और संस्कृति पर, लिटरेचर और कल्चर पर एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस पड़ा था। किसका? पैराडाइज लॉस्ट का। नेक्स्ट जो फैक्ट वो क्या कह रहा है, हिज वर्क कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड एडमायर फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स थीम्स, विविड इमेजरी एंड पोएटिक मास्टरी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनके जो जटिल विषयों जैसे ज्वलंत कल्पना और काव्यात्मक महारत के लिए उनके वर्क का अध्ययन और प्रशंसा जारी थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हिज वर्क कंटिन्यू टू बी स्टडीड, उनके वर्क को क्या किया जा रहा था? पढ़ा जा रहा था और एडमायर भी किया जा रहा था, प्रशंसा की जा रही थी। फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स थीम, क्योंकि उसकी जो जटिल विषय थे, विविड इमेजरी थी, जो ज्वलंत कल्पना था, एंड पोएटिक मास्टरी थी, और जो काव्यात्मक महारत के लिए जाने जाते थे उनके वर्क को, और इसीलिए उनके वर्क को क्या किया जाता था? एडमायर किया जाता था। नेक्स्ट जो फैक्ट है यहाँ पे देखेंगे, मिल्टन फर्स्ट पब्लिश पोएम वॉज ऑन शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट है, मिल्टन का जो फर्स्ट पब्लिश पोएम है वो ऑन शेक्सपियर है, जो कि एक ट्रिब्यूट भी किया गया था ऑन शेक्सपियर को, अ ट्रिब्यूट टू विलियम शेक्सपियर इन द 1632 सेकेंड फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर वर्क। जो सेकेंड फोलियो आया था 1632 में, सेकेंड फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर के वर्क्स का, उसमें ये ऑन शेक्सपियर भी अपीयर था। किस लिए? विलियम शेक्सपियर को ट्रिब्यूट के लिए वहाँ पे था। तो ये आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नेक्स्ट जो है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 21 का क्या कह रहा है कि मिल्टन की पहली जो पब्लिश कविता है वो ऑन शेक्सपियर थी, जो शेक्सपियर के वर्क के 1632 के दूसरे फोलियो एडिशन में विलियम शेक्सपियर को एक ट्रिब्यूट थी, एक श्रद्धांजलि थी। ठीक है, ही रोट अ सीरीज ऑफ पैम्फलेट, मतलब उन्होंने बहुत सारे पैम्फलेट्स लिखे, डिफेंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। तो राजा चार्ल्स फर्स्ट के डिफेंड में, मतलब राजा चार्ल्स फर्स्ट को क्या कर दिया गया था? एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मतलब उन्होंने फांसी की सज़ा का बचाव करते हुए पैम्फलेट की एक श्रृंखला लिखी किंग चार्ल्स फर्स्ट में, जिसमें जो क्या था? द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये कब उन्होंने लिखा था? ये उस समय जब किंग चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली बिहेडेड कर दिया गया था, उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। उसके बाद पब्लिक क्या हो गई थी? बहुत डर गई थी, और उस डर को काम डाउन करने के लिए इन्होंने ये पैम्फलेट लिखा था, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिल्टन की सेकेंड वाइफ जो है वह कैथरीन वुडकॉक थी, डाइड शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ टू डियर डॉटर हु आल्सो डाइड इन फैंसी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की दूसरी जो पत्नी है कैथरीन वुडकॉक की कुछ ही समय बाद डेथ हो जाती है उनकी भी। उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया, जिसकी बचपन में ही क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उनकी बेटी जो कैथरीन वुडकॉक जन्म देती हैं उसकी भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वन ऑफ हिज डॉटर्स मैरी मिल्टन survived and became the primary caretaker of Milton in his later years। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनकी बेटियों में से एक मैरी मिल्टन वो सर्वाइव्ड रहती हैं, यानी कि जीवित रहती हैं, और बाद के वर्षों में मिल्टन की प्राथमिक देखभाल करता भी बन जाती हैं। बाद के वर्षों में वो प्राइमरी केयर टेकर भी बन जाती हैं, यानी कि मिल्टन की देख रेख भी करने लग जाती हैं मैरी मिल्टन, ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन फेमसली डिपिक्ट शैटन एज अ कॉम्प्लेक्स एंड चैरिस्मेटिक कैरेक्टर।
यहाँ पे क्या कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने प्रसिद्ध रूप से शैटन को एक जटिल और करिश्माई कैरेक्टर के रूप में दर्शाया है, बिल्कुल दर्शाया है। और पैराडाइज लॉस्ट में शैटन के अराउंड ही सारी कहानी घूमती है। नेक्स्ट जो आपका है मिल्टन्स का जो पॉलिटिकल राइटिंग है, जैसे मिल्टन की पॉलिटिकल राइटिंग है जैसे इकोनोक्लास्टिक्स वर रिस्पॉन्सिव टू वर्क्स लाइक द रॉयलिस्ट इकोन बैसी लाइक विच सपोर्टेड द मोनार्की। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन के जो पॉलिटिकल राइटिंग्स हैं जैसे इकोनोक्लास्ट, रॉयलिस्ट, इकोन बैसिलिके जैसे वर्कों की प्रतिक्रिया थे जो राजशाही का क्या करते थे, समर्थन करते थे। ये मिल्टन का पॉलिटिकल राइटिंग था। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन 1660 मिल्टन वेंट इनटू हाइडिंग ब्रीफली टू अवॉइड पॉलिटिकल रिपरकशंस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 1660 में जब रेस्टोरेशन का मोनार्क आया, मोनार्क के बाद मिल्टन वेंट इनटू हाइडिंग ब्रीफली। मिल्टन कहाँ चले गए, अपने आप को राजनीतिक दुष्परिणामों से बचने के लिए अपने आप को उन्होंने छिपा लिया। थोड़े समय के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, छिपना पड़ा। ठीक है, या यूँ बोल सकते हैं कि 1660 में जब चार्ल्स सेकंड आया, गद्दी पर आया, तो मिल्टन ने समर्थन दिया था क्रॉमवेल को, ओलिवर क्रॉमवेल का उस समय समर्थन किया था, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट की डेथ में मिल्टन भी बराबर साथ दिए थे, किसका, ओलिवर क्रॉमवेल का। और जैसे ही चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकंड 1660 में गद्दी पर बैठा, सबसे पहले उसने क्या किया, मिल्टन को ही जेल में भिजवा दिया। ठीक है, मिल्टन जेल भी गए थे। 28 का क्या कहा जा रहा है कि सैमसन एगोनिस्ट इज़ अ ड्रामेटिक पोएम दैट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द बाइबिलिकल स्टोरी ऑफ सैमसन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सैमसन एगोनिस्ट एक ड्रामेटिक पोएम है जो सैमसन की बाइबल कहानी से प्रेरणा लेती है। नेक्स्ट है, ही कंपोज मेनी सोनेट्स इंक्लूडिंग द फेमस ऑन हिज ब्लाइंडनेस विच रिफ्लेक्ट ऑन हिज ओन ब्लाइंडनेस एंड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी टू गॉड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने कई सोनेट लिखी, उन्होंने बहुत सारी सोनेट लिखी जिनमें उनकी फेमस सोनेट थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी शामिल है, जो उनके स्वयं के अंधेपन और ईश्वर के प्रति उनके कर्तव्य की भावना को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिल्टन्स राइटिंग स्टाइल इवॉल्व्ड थ्रू आउट हिज करियर फ्रॉम यूथफुल लिरिकिसिज्म टू द ग्रैंड एपिक स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की जो राइटिंग स्टाइल है उनके पूरे करियर में विकसित हुई, युवा गीतकारिता से लेकर पैराडाइज लॉस्ट के भव्य महारत शैली तक। ठीक है, मतलब जो ग्रैंड उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो क्या थी, उनके पूरे करियर में विकसित हो गई थी। कब से कब, यूथफुल लिरिकिसिज्म से लेकर पैराडाइज लॉस्ट के एपिक स्टाइल तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि मिल्टन का जो वर्क है एरियोपैजिटिका आर्ग्यू अगेंस्ट सेंसरशिप एंड इन फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मेकिंग इन अ फंडेशनल टेक्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्री स्पीच। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि मिल्टन के जो वर्क है एरियोपैजिटिका ने सेंसरशिप के खिलाफ और प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में क्या दिया, तर्क दिया, जिससे ये मुक्त भाषण के इतिहास में एक मूलभूत पाठ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ डाइवोर्स एंड रोट द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स इन सपोर्ट ऑफ मोर लिबरल डाइवोर्स लॉज। तो वो क्या थे कि ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ डाइवोर्स, मतलब वो तलाक के समर्थक थे और उन्होंने अधिक उदार तलाक कानूनी के समर्थन में तलाक का सिद्धांत और अनुशासन भी लिखा। मतलब वो डाइवोर्स के क्या थे, बहुत बड़े समर्थक थे और उन्होंने अधिक उदार तलाक कानूनों के समर्थन में क्या लिखा था, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स उन्होंने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि मिल्टन हैड अ सर्किल ऑफ लिटरेरी फ्रेंड्स इंक्लूडिंग द पोएट एंड्रयू मार्वेल हु रोट अ फेमस पोएम इन प्रेज ऑफ मिल्टन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन के लिटरेरी फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, मतलब उनके साहित्यिक मित्रों का एक समूह था, जिसमें एक पोएट थे एंड्रयू मार्वेल भी शामिल थे, जिन्होंने मिल्टन की प्रशंसा में एक प्रसिद्ध कविता लिखी थी।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस ही कंटिन्यू टू डिक्टेट हिज वर्क्स टू अम्यूनसेस एंड मेमोराइज्ड लॉन्ग पैसेजेस ऑफ हिज पोयम। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने अंधेपन के बावजूद उन्होंने अपनी रचनाओं को मंत्रों से लिखवाना जारी रखा, यानी कि अम्यूनसेस किया, यानी कि डिक्टेट करके उन्होंने लिखवाया, एंड मेमोराइज्ड लॉन्ग पैसेज ऑफ हिज पोयम्स, और उन्होंने क्या कर दिया, अपने पोयम्स के जो लॉन्ग पैसेज थे, अपनी कविताओं के लंबे लंबे अंश को भी याद कर लिया। ठीक है, मतलब अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने अपने वर्क को लिखना बंद नहीं रखा, उन्होंने डिक्टेट करके लिखवाया, और जो उनकी जो कविताएं रहती थी उसके जो लॉन्ग पैसेज रहते थे उसको भी उन्होंने क्या कर लिया था, याद कर लिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, मिल्टन का जो फाइनल प्रोज वर्क है वो क्या है, अ ट्रीटीज ऑफ अ ट्रू रिलीजन, दूसरा है हेयर शी, तीसरा है ससिसिज्म, चौथा है टॉलरेशन एंड द बेस्ट मीन्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पॉपरी, डेल्व इनटू रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इशू। इन सारे वर्कों में इन्होंने क्या किया है, इन सारे वर्कों में इन्होंने धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहराई से चर्चा की है। ठीक है, इन सारे वर्कों में जो इनका फाइनल प्रोज वर्क है। नेक्स्ट जो है, ही सर्व्ड एज अ लैटिन सेक्रेटरी टू बोथ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड ओलिवर क्रॉमवेल। तो इन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट और ओलिवर क्रॉमवेल दोनों के दौरान इन्होंने क्या किया था, दोनों के लिए इन्होंने लैटिन सेक्रेटरी के रूप में काम भी किया था। तो उन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट एंड ओलिवर क्रॉमवेल दोनों के लिए लैटिन सचिव के रूप में काम किया। राइटिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट कॉरस्पॉन्डेंस, और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने आधिकारिक सरकारी पत्राचार भी लिखा। ओके, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, मिल्टन का जो लैटिन पोइट्री है, मिल्टन की लैटिन पोइट्री कौन कौन सी है, जैसे मिल्टन की लैटिन जो कविता है, जैसे कि एपिस्टोलोरम फैमिलियरम लिबर, यानी कि द बुक ऑफ फैमिलियर लेटर्स, यानी कि द बुक ऑफ फैमिलियर लेटर्स की बुक, यानी कि परिचित पत्रों की पुस्तक, इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज इलोक्वेंस, जो अपने वाक्पटुता के लिए अत्यधिक मानी जाती है, मतलब जो अपने फ्लुएंसी के लिए ज़्यादा जानी जाती है। वाक्पटुता यहाँ पे आप याद रख सकते हैं फ्लुएंसी, मतलब ये जो मिल्टन की लैटिन पोइट्री है, जैसे कि एपिस्टोलरम, जैसे कि आपका ये एपिस्टोलोरम फैमिलियरम लिबर हो गया, ये अपने इलोक्वेंस के लिए ज़्यादा जानी जाती है। इलोक्वेंस मतलब अपनी फ्लुएंसी के लिए ज़्यादा जानी जाती है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ स्टर्न एंड अनकम्प्रोमाइजिंग फिगर इन बोथ हिज पॉलिटिकल एंड पर्सनल लाइफ। तो वो अपने पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ दोनों में वो कैसे थे, ये बताया जा रहा है कि वो कैसे थे, मिल्टन कैसे थे अपने पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ में। तो वो अपने पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ में उनकी जो ख्याति थी, यानी कि उनके जो रेपुटेशन थे, वो कठोर और समझौता न करने वाले व्यक्ति के रूप में थे। ठीक है, मतलब कठोर थे और कभी समझौता न करने वाले व्यक्ति थे वो ऐसे फिगर थे, उनकी ऐसी रेपुटेशन थी, चाहे वो पॉलिटिकल जीवन का हो गया, चाहे वो पर्सनल जीवन का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे जो आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मिल्टन का थियोलॉजिकल वर्क, मिल्टन का जो धार्मिक वर्क है, जैसे डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन वॉज नॉट पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड वॉज डिस्कवर्ड लेटर इन द रॉयल लाइब्रेरी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन का जो थियोलॉजिकल वर्क है, डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना, यानी कि क्या कहा जाए, ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, यानी कि ऑन ईसाई सिद्धांत, उनके जीवन काल के दौरान पब्लिश नहीं हुआ था और बाद में रॉयल लाइब्रेरी में उसे खोजा गया था। तो ये आपने याद रखनी है कि डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना उनके जीवन काल के दौरान तो पब्लिश नहीं हुआ था, बाद में इस वर्क को कहाँ ढूंढा गया था, रॉयल लाइब्रेरी में इसको डिस्कवर किया गया था, तब जाके ये वर्क मिला था इनका। ठीक है, इनके लाइफ टाइम में ये पब्लिश नहीं हुआ था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हिज इन्फ्लुएंस ऑन लेटर पोएट्स इंक्लूडिंग विलियम ब्लेक एंड जॉन कीट्स हैज सीमेंटेड हिज स्टेटस एज वन ऑफ इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट पोएट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनका प्रभाव किस पे पड़ा था, बाद के पोएट्स पे पड़े थे, जैसे उनमें कौन कौन से, विलियम ब्लेक थे, जॉन कीट्स थे, ऐसे कुछ पोएट्स थे जिन पर प्रभाव पड़ गया था, किसका, मिल्टन का प्रभाव पड़ गया था। तो ये याद रखनी है कि विलियम ब्लेक और जॉन कीट्स सहित बाद के जो पोएट्स पर उनके प्रभाव ने इंग्लैंड के महानतम कवियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है इज़ ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो सभी को पता है ये कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो अक्सर अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है, सभी को पता है। ही इज़ नोन फॉर हिज पैसिनेट एडोकेसी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिज डिज़ायर टू सी इट यूज इन लिटरेचर एंड लर्निंग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वह इंग्लिश लैंग्वेज की जोशीली वकालत और इसे साहित्य और सीखने में इस्तेमाल होते देखने की इच्छा के लिए भी जाने जाते हैं। कौन? मिल्टन। नेक्स्ट 43 क्या कह रहा है कि मिल्टन का जो पॉलिटिकल व्यूज़ है वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज बिलीव्स इन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन के जो राजनीतिक विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित सरकार में उनके विश्वास से प्रभावित थे। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन का जो पॉलिटिकल व्यूज़ है, जो उनका राजनीतिक विचार है, वो प्रभावित था किनके द्वारा? उनके विश्वासों के द्वारा प्रभावित था। किन में? इंडिविजुअल लिबर्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि हिज पैम्फलेट द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, उनका जो पैम्फलेट था द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट आर्ग्यू दैट पीपल हैड द राइट टू ओवरथ्रो टायरनिकल रूलर्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो उनका पैम्फलेट है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, इसमें ये क्या तर्क देते हैं कि लोगों को अत्याचारी शासकों को उखाड़ फेंकने का अधिकार था। इसमें ये लिखते हैं कि अत्याचारी कोई शासक अगर हो तो लोगों के पास इतना राइट्स होना चाहिए कि उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, यानी कि उनको हटा देना चाहिए शासक बनने से। इस वर्क में इन्होंने ऐसा लिखा है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? मिल्टन का जो वर्क है नोन फॉर देयर एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ क्लासिकल एंड बाइबिलिकल रेफरेंसेस। तो मिल्टन के जो वर्क हैं वो शास्त्रीय और बाइबल संदर्भों के व्यापक उपयोग के लिए जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन लिसिडस हैज़ अ पेस्टोरल एलिजी ही मॉर्न द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। तो लिसिडस एक पेस्टोरल एलिजी है, एक देहाती शोक गीत है जिसमें उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्या है? मिल्टन की एपिक पोइट्री जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट हो गया, पैराडाइज रिगेन हो गया, वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स अ फॉर्म ऑफ अनराइम्ड पोइट्री। तो मिल्टन की जो कविता है, एपिक पोइट्री है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, ये क्या है? ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, जो क्या है? अनराइम्ड पोइट्री है, यानी कि ब्लैंक वर्ड्स में अगर लिखा गया यानी कि इसमें कोई राइम नहीं है। ब्लैंक वर्ड्स मतलब जिसमें मीटर तो होता है बट राइम नहीं होता है। राइम मतलब जिसकी लास्ट की जो वर्ड है, दोनों वर्ड के साउंड एक दूसरे से राइम करें। मैंने मेनी टाइम्स बताया है राइम क्या होता है। तो ये मिल्टन के पैराडाइज रिगेन और पैराडाइज लॉस्ट ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हैं, यानी कि ये ऐसे पोइट्री में लिखे हैं जिसमें राइम नहीं है, अनराइम्ड पोइट्री है आयम्बिक पेंटामीटर में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन एंड रोट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वह धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे। वो किसके? रिलीजियस टॉलरेंस के क्या थे? प्रोपोनेंट थे, यानी कि समर्थक थे। एंड रोट अ ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर इन एक्लेजियास्टिकल कॉजेज ऑन द सब्जेक्ट। और उन्होंने इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर एक ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर इन एक्लेजियास्टिकल कॉजेज लिखा। ये याद रखना है, ये भी उन्हीं का ट्रीटीज था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मिल्टन का पॉलिटिकल बिलीव्स एंड राइटिंग्स अलाइन विद द कॉमनवेल्थ आइडल्स ऑफ रिपब्लिकनिज्म। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की जो राजनीतिक मान्यताएं और लेखन इसके अनुरूप है जो गणतंत्रवाद के राष्ट्रमंडल आदर्श तक। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन पॉलिटिकल बिलीव्स एंड राइटिंग अलाइन विद द कॉमनवेल्थ आइडल्स ऑफ रिपब्लिकनिज्म। मतलब मिल्टन की जो राजनीतिक मान्यताएं थी, जो पॉलिटिकल बिलीव्स थे और जो राइटिंग्स थी यानी कि लेखन थे, वो गणतंत्रवाद के राष्ट्रमंडल आदर्शों के अनुरूप थे। ओके, नेक्स्ट क्या है? हिज लेगेसी कंटिन्यू टू बी सेलिब्रेटेड थ्रू मिल्टोनिक स्टडीज़ एंड एकेडमिक रिसर्चेस। तो मिल्टोनिक स्टडीज़ यानी कि मिल्टोनिक अध्ययन और एकेडमिक रिसर्च के माध्यम से उनकी जो विरासत का जश्न मनाना जारी था। ओके,
मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टोनिक स्टडीज़ और एकेडमिक रिसर्च के माध्यम से उनकी विरासत का जश्न मनाया जाना जारी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि जॉन मिल्टन्स एरियोपैजिटिका इज़ अ लैंडमार्क वर्क दैट आर्ग्यू अगेंस्ट सेंसरशिप एंड कॉल्ड फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। तो जॉन मिल्टन की जो एरियोपैजिटिका है ये एक क्या है, एक लैंडमार्क वर्क है, यानी कि एक ऐतिहासिक वर्क है जिसने सेंसरशिप के खिलाफ तर्क दिया और विचारों को मुक्त आदान प्रदान का क्या किया, उन्होंने आह्वान किया, यानी कि आर्ग्यू किया, बुलाया। नेक्स्ट क्या है, मिल्टन का जो पोएम है एल एलिग्रो एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट यानी कि इसका जो दूसरा समकक्ष है इल पेंसेरिसो। इस पर हाईलाइट नहीं है, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, 1 मिनट। ओके, तो मिल्टन का जो पोएम है एल एलिग्रो और इनका जो काउंटर पार्ट यानी कि इनकी जो कंपेनियन पोएम है इल पेंसेरिसो एक्सप्लोर द कंट्रास्टिंग थीम्स ऑफ मिर्थ एंड मेलनकली। तो ये क्या करता है, मिल्टन की जो पोएम है एल एलिग्रो और इल पेंसेरिसो ये खुशी और उदासी के विपरीत विषयों को पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, ही रोट सेवरल सोनेट इन एडिशन टू ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक्सप्रेसिंग अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज़। तो मिल्टन मतलब उन्होंने भावनाओं और विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला को क्या किया है, व्यक्त किया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अलावा उन्होंने कई सोनेट भी लिखे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन पोर्ट्रेज एडम एंड ईव डिसओबीडेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम ईडन एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ ह्यूमन फ्री विल एंड टेम्पटेशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने एडम और ईव की अवज्ञा और ईडन से निकालने को चित्रण किया है। उन्होंने इसमें दर्शाया है कि एडम और ईव क्या करते हैं, डिसओबीडेंस करते हैं, मतलब बात नहीं मानते हैं। जो चीज़ उन्हें मना की जाती है कि ये चीज़ें नहीं खानी है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, अवज्ञा कर देते हैं, और इस कारण उनको क्या कर दिया जाता है, ईडन से एक्सपल्स कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है, जिसमें मानव की जो स्वतंत्र इच्छा और प्रलोभन के विषयों की खोज की गई है। किसमें, पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करें, मिल्टन का एपिक पोएम वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ क्लासिकल पोएट्स लाइक होमर एंड वर्जिल। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की जो महाकाव्य कविताएं हैं होमर और वर्जिल जैसे शास्त्रीय कवियों के कार्यों से प्रभावित थी। तो मिल्टन का जो एपिक पोएम्स हैं वो किससे प्रभावित थी, तो किसके वर्क्स से, तो जैसे होमर और वर्जिल के। नेक्स्ट क्या है, हिज पैम्फलेट, उनका जो पैम्फलेट था इकोनोक्लास्टिस, ये इनका पैम्फलेट था, रिस्पॉन्डेड टू द रॉयलिस्ट प्रोपेगेंडा ऑफ इकॉन बेसिलिके विच डिपिक्टेड चार्ल्स फर्स्ट एज अ मार्टियर। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनका जो पैम्फलेट था इकोनोक्लास्टिस ने इकॉन बेसिलिके के रॉयलिस्ट प्रचार का उन्होंने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को एक शहीद के रूप में दर्शाया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन का लैटिन स्किल अर्न हिम टू निक नेम द लेडी ऑफ क्राइस्ट एट कैम्ब्रिज ड्यू टू हिज पोएटिक टैलेंट्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन के लैटिन कौशल के कारण उन्हें द लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से द लेडी ऑफ क्राइस्ट उपनाम मिला, जो अपनी काव्यात्मक प्रतिभा के कारण कैम्ब्रिज में उन्हें ये नाम मिला था। मतलब अपनी पोएटिक स्टाइल के कारण कैम्ब्रिज में उन्हें ये नाम मिला था, द लेडी ऑफ क्राइस्ट। उन्होंने ये निक नेम अर्न किया था। नेक्स्ट, he was deeply interested in theology and explored theological questions in many of his writings। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि he was deeply interested in theology, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रखते थे, थियोलॉजी में थे। थियोलॉजी में मतलब उनकी धर्मशास्त्र में गहन रुचि थी। थियोलॉजी का हिंदी अगर देखा जाए तो धर्मशास्त्र कहा जाता है, कि उनकी धर्मशास्त्र में गहरी रुचि थी और उन्होंने धर्मशास्त्र की खोज की। उनके कई लेखों में प्रश्न है। एंड एक्सप्लोर थियोलॉजिकल, उन्होंने थियोलॉजिकल की खोज भी की, और ये उन्होंने अपने कई राइटिंग्स में अपने कई लेखन में ये क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन था, प्रश्न था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, डिस्पाइट हिज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सियस मिल्टन पोएट्री इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स टाइमलेस ब्यूटी एंड इलोक्वेंस।
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने राजनीतिक और धार्मिक विवादों के बावजूद मिल्टन की जो कविता है अपनी शाश्वत सुंदरता और वाक्पटुता के लिए मनाई जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियस कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोवर्सी के बावजूद मिल्टन की जो पोइट्री थी वो ब्यूटी और इलोक्वेंस के लिए मनाई जाती है, जानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिल्टन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर एंड द इंग्लिश लैंग्वेज इज इमेजरेबल एंड हिज इन्फ्लुएंस इंड्योर्स टू हिज डे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा में मिल्टन का योगदान अतुलनीय है और उनका प्रभाव आज भी कायम है। ठीक है, ये सब मिल्टन की बात हो गई कि मिल्टन क्या एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिल्टन का फेमस फ्रेज क्या है, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन, जो कहाँ से लिया गया है, पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है और किसके द्वारा बोला गया है, सैटर्न के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्या है, ही रोट अ सीरीज ऑफ सोनेट्स ऑन टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम हिज ब्लाइंडनेस टू पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ हिज टाइम। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने ही रोट अ सीरीज ऑफ सोनेट्स, उन्होंने बहुत सारे सोनेट की एक श्रृंखला लिखी है, ऑन टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम हिज ब्लाइंडनेस, उन्होंने बहुत सारे विभिन्न विषयों पर उन्होंने क्या लिखा है, सोनेट की एक श्रृंखला लिखी है अपने समय की राजनीतिक घटनाओं के प्रति जो अंधापन था, अंधापन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ही रोट अ सीरीज ऑफ सोनेट एंड टॉपिक रेंजिंग फ्रॉम हिज ब्लाइंडनेस टू पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ हिज टाइम। मतलब उन्होंने अपने अंधेपन से लेकर अपने समय की राजनीतिक घटनाओं तक के विषयों पर सोनेट की एक श्रृंखला लिखी है। मतलब अपने समय की राजनीतिक जो भी घटनाएं होती थी और अपने अंधेपन को भी अंधेपन से लेकर और राजनीतिक जितनी भी घटनाएं होती थी उस विषयों पर भी इन्होंने क्या लिखा था, सोनेट उन्होंने लिखा है। तो ये चीज़ें, ये लाइनें ये चीज़ें कह रही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, 63 क्या कह रहा है कि मिल्टन का जो वर्क है कॉमर्स इज़ अ मास्क, ये क्या है, मास्क है, अ टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट कंबाइनिंग पोइट्री, म्यूज़िक एंड डांस। तो मिल्टन का ये जो वर्क है कॉमर्स, ये एक मास्क है जो कविता, संगीत और नृत्य को मिलाकर एक प्रकार का मनोरंजन है। ठीक है, जो पोइट्री, संगीत और डांस को मिलाकर एक एंटरटेनमेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। He was a strong advocate for his importance of education and wrote of education to express his views। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वे शिक्षा के महत्व के प्रबल समर्थक थे। मतलब वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे शिक्षा के प्रति, बहुत ज़्यादा समर्थक थे, बहुत बड़े समर्थक थे। एंड उन्होंने इसीलिए अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा था ऑफ एडुकेशन। ठीक है, उन्होंने इसीलिए अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने ऑफ एडुकेशन लिखा, क्योंकि ये शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा समर्थक थे। मिल्टन्स की राइटिंग रिफ्लेक्ट हिज कमिटमेंट टू प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी एंड हिज थियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की राइटिंग प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके धार्मिक अन्वेषण को दर्शाता है। मतलब मिल्टन की जो राइटिंग है वो क्या दर्शाता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, उनकी जो कमिटमेंट है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी और उनके थियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन को क्या दर्शाता है, यही सारी चीज़ें दर्शाती हैं मिल्टन के लेखन में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि हिज ट्रीटीज द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रीलेटी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनके जो ट्रीटीज है, ट्रीटीज हिंदी में देखा जाएगा तो ग्रंथ बोलते हैं, ग्रंथ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनके जो ट्रीटीज हैं, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेटी, argue against the hierarchical structure of the Church of England। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो उनकी ट्रीटीज़ है, उनके जो ग्रंथ है, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अगेंस्ट प्रीलेटी, इसने क्या किया, इसने इंग्लैंड के चर्च की पदानुक्रमित संरचना के खिलाफ तर्क दिया। ठीक है, इसमें ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट जो है, मिल्टन वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनेसेंस ह्यूमनिज्म एंड द वर्क्स ऑफ क्लासिकल ऑथर्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन रेनेसेंस ह्यूमनिज्म यानी कि पुनः जागरण मानवतावाद से गहराई से प्रभावित थे, जो शास्त्रीय लेखकों के, जो क्लासिकल ऑथर्स के वर्क से।
मतलब मिल्टन सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थे, तो रेनेसेंस ह्यूमनिज्म से थे और जो क्लासिकल ऑथर थे उनके वर्क्स थे। इसलिए अक्सर करके देखा जाए कि जो उन क्लासिकल जो ऑथर थे उनके वर्क से उन्होंने बहुत सारे सोर्सेस लिए हैं। तो ये याद रखना है कि मिल्टन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रेनेसेंस ह्यूमनिज्म से थे, यानी कि पुनः जागरण मानवतावाद से थे, और जो क्लासिकल ऑथर थे उनके वर्क्स थे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित थे। नेक्स्ट पे आते हैं, ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ प्रोज प्रोड्यूसिंग मेनी एसेज एंड पैम्फलेट्स थ्रू आउट हिज लाइफ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वह प्रोज के एक विपुल लेखक थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कई निबंध और पुस्तिकाएं लिखी थी। जिन्होंने अपने थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने बहुत सारे एसेज और पैम्फलेट्स लिखे थे, और वो प्रोज के प्रोलिफिक राइटर भी थे। नेक्स्ट पे आते हैं, मिल्टन पैराडाइज रीगेंड टेल्स द स्टोरी ऑफ क्राइस्ट टेम्पटेशन इन द विल्डरनेस। तो मिल्टन की जो पैराडाइज रीगेंड है वो ईसा मसीह की कहानी कहती है, जो जंगल में प्रलोभन होता है उसके कारण वो ईसा मसीह की कहानी को दर्शाती है, मिल्टन की पैराडाइज रीगेंड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही हेल्ड अ पोजीशन एज अ लैटिन टीचर फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज यूरोपियन ट्रेवल्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसके बाद वो थोड़े समय के लिए लैटिन शिक्षक के पद पर रहे, अपने यूरोपीय यात्रा से लौट रहे थे। तो ही हेल्ड अ पोजीशन एज अ लैटिन टीचर, तो वो एक लैटिन टीचर के रूप में भी अपने पोजीशन पे रहे एक शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़े समय के लिए, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज यूरोपियन ट्रेवल्स, अपने यूरोप यात्रा से लौटने के बाद। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, मिल्टन्स कलेक्टेड पोएम्स वर फर्स्ट पब्लिश इन 1645 अंडर द टाइटल पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन का जो कलेक्टेड पोएम्स है वो पहली बार पब्लिश कब किया गया था, 1645 में, और किसके टाइटल के अंदर, तो टाइटल क्या था, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। इसमें मिल्टन की कलेक्टेड पोएम्स पब्लिश हुई थी और टाइटल आपका ये था। 72 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट, उन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट की जो विचार है उसको सपोर्ट किया, एंड रोट इन फेवर ऑफ कॉमनवेल्थ विदाउट अ मोनार्की। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने गणतांत्रिक सरकार के विचारों का समर्थन किया और राजशाही रहित राष्ट्रमंडल के पक्ष में लिखा, और उन्होंने क्या लिखा, इन फेवर ऑफ अ कॉमनवेल्थ विदाउट अ मोनार्की। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन्स की जो पैम्फलेट है, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स आर्ग्यू फॉर डाइवोर्स इन केसेस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी आर डिजर्शन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन का जो पैम्फलेट है द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन, वो असंगति या परित्याग के मामलों में तलाक के लिए तर्क दिया है। नेक्स्ट क्या है, ही मैरिड हिज थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंसुल इन 1663 एंड शी सर्वाइव्ड हिम। मतलब उन्होंने तीसरी बार जिससे शादी की एलिजाबेथ मिंसुल से 1663 में, और वो उनके साथ जीवित रही, सर्वाइव्ड रही, मतलब वो जीवित रही, उनकी डेथ नहीं हुई। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है, एक्सप्लोर थीम्स ऑफ ह्यूमन डिसओबीडियंस, रिडेम्पशन एंड डिवाइन प्रोविडेंस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो मानवीय अवज्ञा, मुक्ति और दैवी विधान के विषयों की पड़ताल करती है। ठीक है, मैं हिंदी पूरा बता रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को हिंदी समझ में आ रहा होगा। मतलब मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है इसकी थीम क्या है, ह्यूमन डिसओबीडियंस, यानी कि मानवीय अवज्ञा। रिडेम्पशन क्या होता है यहाँ पे कि दैवी विधान जो होती है, डिवाइन प्रोविडेंस मतलब होता है दैवी विधान, रिडेम्पशन मतलब होता है मुक्ति, जो मुक्ति की विषयों की पड़ताल करती है, एक्सप्लोर करता है। ही वॉज अ पॉलिटिकली एक्टिव ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर एंड रोड ट्रैक ऑन वेरियस आस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिलीजन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव थे। कब? इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान। और उन्होंने सरकार और धर्म के विभिन्न पहलुओं पर लेख लिखे। तो ये भी आपको याद रखना, उन्होंने गवर्नमेंट और रिलीजन के बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट पर उन्होंने एक ट्रैक लिखा। ठीक है। मिल्टन की एपिक पोएम्स आर कंसिडर्ड सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे कहा जा रहा है मिल्टन की जो एपिक पोएम है, एपिक पोएम को अंग्रेजी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से माना जाता है, सिग्निफिकेंट वर्क्स माना जाता है एपिक पोएम्स को उनके।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू हैव बीन कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग ग्लूकोमा एंड कैटरैक्ट्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि माना जाता है कि उनका अंधापन ग्लूकोमा और मोतियाबिंद सहित कई कारकों के संयोजन के कारण हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा माना जाता है कि उनका जो ब्लाइंड था, वो ब्लाइंडनेस उनका जो था वो ग्लूकोमा और कैटरैक्ट्स, मतलब मोतियाबिंद, इस कारण उनकी ब्लाइंडनेस हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं हम, मिल्टन्स वर्क्स वर हाईली इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट पीरियड एंड द एज ऑफ रीजन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिल्टन के जो वर्क है वो एनलाइटनमेंट पीरियड और एज ऑफ रीजन के दौरान बहुत अत्यधिक क्या थे, प्रभावित थे। कब? एनलाइटनमेंट पीरियड और एज ऑफ रीजन के दौरान। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 80 क्या कह रहा है कि ही पास्ड अवे ऑन नवंबर 8, 1674 एंड वॉज बरीड इन सेंट गाइल्स चर्च लंदन। तो 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हो जाती है और इन्हें दफनाया कहाँ जाता है, सेंट गाइल्स चर्च लंदन में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स ईच विद इट्स ओन यूनिक थीम्स एंड नैरेटिव आर्क्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट वो 12 बुकों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विषय वस्तु और कथात्मक विशेषताएं हैं। 12 बुक्स में डिवाइड किया गया है और 12 ही बुक्स में क्या है, सबका अपना एक यूनिक थीम्स है और नैरेटिव आर्क्स है, यानी कि सबका अपना ही एक अनूठी विषय वस्तु और कथात्मक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अदर नोटेबल इंग्लिश पोएट्स इंक्लूडिंग जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वो जॉन डने और जॉर्ज हर्बर्ट सहित अन्य उल्लेखनीय अंग्रेजी कवियों के समकालीन भी थे, कंटेम्प्रेरी भी थे। मतलब उस समय जॉन डन भी थे, जॉर्ज हर्बर्ट भी थे, जब मिल्टन थे वो उनके समकालीन थे। मिल्टन्स इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स एंड राइटिंग लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर द मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन 1660। वही बात हो गई जो मैंने बताया भी कि राजनीति और लेखन में मिल्टन की जो भागीदारी के कारण 1660 में राजशाही बहाल होने के बाद, यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड आने के बाद, 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड आने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए कारावास में रहना पड़ा। सेम वही बात यहाँ पे मैंने कहा है कि 1660 में इन्हें जेल भेजा गया था जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आया था। और किस कारण भेजा गया था, यही रीज़न था कि चार्ल्स फर्स्ट को जब पब्लिकली बिहेडेड किया गया था ओलिवर क्रॉमवेल के दौरान कॉमनवेल्थ पीरियड में, उस समय मिल्टन उनके सपोर्ट करते थे, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पूरा समझ लीजिए कि ये मिल्टन की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। आपको एक एक क्वेश्चन आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि मिल्टन एक्चुअल में मिल्टन की लाइफ कैसी थी, मिल्टन कैसे थे, वाकई में मिल्टन के साथ क्या हो रहा था, उनकी लाइफ कैसी चल रही थी, सारा कुछ इसमें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ही रोट न्यूमरस लैटिन पोएम्स एंड लेटर्स थ्रू आउट हिज लाइफ विच वर वैल्यूड फॉर देयर क्लासिकल स्टाइल एंड इलोक्वेंस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई लैटिन कविताएं लिखी और उन्होंने लेटर्स भी लिखे जो अपनी शास्त्रीय शैली और वाक्पटुता के लिए मूल्यवान है, जो अपनी क्लासिकल स्टाइल और इलोक्वेंस के लिए क्या है, वैल्यू है, मूल्यवान है। अभी मैंने बताया इलोक्वेंस मतलब होता है वाक्पटुता, यानी कि फ्लुएंसी। आप इसे फ्लुएंसी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिल्टन की डॉटर जो डिबोरा है, इंपॉर्टेंट है। मिल्टन की डॉटर डिबोरा कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ हिज लेटर्स एंड अदर राइटिंग्स आफ्टर हिज डेथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि मिल्टन की बेटी जो डिबोरा ने एक संकलन और प्रकाशन किया, उनके मृत्यु के बाद उनके पत्रों और अन्य लेखों का संग्रह किया। तो इन्होंने क्या किया था, मिल्टन की डेथ के बाद क्या डिबोरा ने क्या किया, इन्होंने कंपाइल किया और उनके लेटर्स के कलेक्शन को कंपाइल किया, पब्लिश कराया, और भी राइटिंग को उन्होंने पब्लिश कराया उनके डेथ के बाद। उनकी बेटी ने किया था, डिबोरा ने, मिल्टन के डेथ के बाद। 86 का क्या कहा जा रहा है कि द फेमस लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज़ फ्रॉम मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की सबसे फेमस लाइन क्या है कि वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। तो ये किस में लाइनें हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की एपिक पोएम्स और ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ग्रैंडर, कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ऑफ क्लासिकल माइथोलॉजी।
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की एपिक पोयम की जो विशेषता है अक्सर उनकी भव्यता यानी कि उनकी ग्रैंडर, कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता एंड यूज़ ऑफ क्लासिकल माइथोलॉजी, शास्त्रीय पौराणिक कथाओं का उपयोग है, उसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, मिल्टन की एपिक पोएम। ही हैड अ डीप इंटरेस्ट इन द बाइबल एंड ड्रीव एक्सटेंसिवली फ्रॉम हिज पोएटिक एंड प्रोज वर्क्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बाइबल की उनकी गहरी रुचि थी। बाइबल में मिल्टन का क्या था, बाइबल में बहुत गहरा उनका इंटरेस्ट था, गहरी रुचि थी, और उन्होंने अपने काव्यात्मक और गद्य कार्यों के लिए इससे व्यापक रूप से प्रेरणा ली, और इसीलिए उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में पूरी बाइबल की कहानी को रख दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे बाइबल में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन का पैम्फलेट एरियोपैजिटिका कॉल्ड फॉर द रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स विदाउट प्रायर सेंसरशिप। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन के पैम्फलेट जो हैं यानी कि प्रोस ट्रैक है इनका, मिल्टन का जो पैम्फलेट है एरियोपैजिटिका में पूर्व जो है सेंसरशिप के बिना पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबंध हटाने का क्या किया गया था, आह्वान किया गया था, बुलाया गया था पुस्तकों को। ठीक है, पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबंध हटाने के लिए, क्योंकि क्या हो गया था कि पुस्तकों का जो पब्लिकेशन है उस पर प्रतिबंध लग गया था, और उसी को हटाने के लिए ये लिखा गया था एरियोपैजिटिका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कॉमस अनदर वन ऑफ हिज मास्क वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट लडलो कासल इन 1634। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो कॉमस है ये दूसरा इनका मास्क है, मतलब इनके मास्क में से जो कॉमस है ये उनके अन्य मास्क का पहली बार प्रदर्शन किया गया था। कब? 1634 में ये फर्स्ट परफॉर्म्ड हुआ था एट लडलो कासल में, 1634 में ये परफॉर्म्ड हुआ था, ये इनका मास्क था। ठीक है, कॉमस। मिल्टन की ऑफ रिफॉर्मेशन आर्ग्यू फॉर ग्रेटर रिलीजियस लिबर्टी एंड सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। तो मिल्टन की जो ऑफ रिफॉर्मेशन है इसमें क्या बात होती है, मिल्टन की ऑफ रिफॉर्मेशन में अधिक धार्मिक स्वतंत्रता और चर्च और राज्य को अलग करने का तर्क दिया गया है। इसमें क्या आप रिफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि अधिक जो धार्मिक स्वतंत्रता होती है और चर्च और राज्य को अलग करने का इसमें थीम दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ही कंपोज सेवरल एलिजीज इन ऑनर ऑफ फ्रेंड्स एंड एक्विटेंसेस हु हैड पास्ड अवे। यहाँ पे क्या कहा, उन्होंने उन मित्रों और परिचितों के सम्मान में कई शोक गीत लिखे जिनका निधन हो गया है। तो उन्होंने बहुत सारे सेवरल एलिजीज लिखे थे उन दोस्तों के लिए, उन एक्विटेंस यानी कि उन परिचितों के लिए लिखे जिनकी डेथ हो गई है। पैराडाइज लॉस्ट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 10 बुक्स इन 1667। तो ओरिजिनली पब्लिश की अगर बात हो रही है तब आप बताएंगे 10 बुक्स में हुआ है और 1667 में, ओरिजिनली जरूर पूछेगा। एंड लेटर एक्सपेंडेड टू 12 बुक्स इन सब्सिक्वेंट एडिशन, और बाद में 12 बुक्स में आया था पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट, मिल्टन की राइटिंग स्टाइल इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड डेंस एज ही एज्ड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की जो राइटिंग स्टाइल है वो वर्षों में विकसित हो गई, बहुत सारे वर्षों में क्या हो गई, विकसित हो गई, उम्र बढ़ने के साथ और अधिक जटिल और सघन होती चली गई उनकी जो राइटिंग स्टाइल है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि His early poetry often celebrated the beauty of nature and the joys of life। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनकी जो शुरुआती पोइट्री है, उनकी जो शुरुआती कविता है वो अक्सर प्रकृति की सुंदरता का जश्न मनाती है और जीवन की खुशियों का, जो प्रकृति की सुंदरता और जीवन की खुशियों का क्या करती है, सेलिब्रेट करती है उनकी अर्ली पोइट्री। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की पॉलिटिकल पैम्फलेट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द आइडियोलॉजिकल डिबेट्स ऑफ हिज टाइम। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन का जो पॉलिटिकल पैम्फलेट है, पैम्फलेट ने उनके समय के वैचारिक बहसों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मतलब उनके समय के आइडियोलॉजिकल डिबेट में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। नेक्स्ट है, ही वॉज अ स्टॉन्च एडवोकेट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कॉन्सेंस इन मैटर्स ऑफ फेथ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो आस्था के मामलों में व्यक्तिगत विवेक के महत्व के कट्टर समर्थक थे। कौन? मिल्टन थे। किससे? मैटर्स ऑफ फेथ, आस्था के मामलों में व्यक्तिगत विवेक के वो महत्व के कट्टर समर्थक थे यानी कि स्टॉन्च थे। नेक्स्ट पे आते हैं।
मिल्टन्स इन्फ्लुएंस ऑन लेटर पोएट्स इंक्लूडिंग रोमांटिक पोएट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ वाज प्रोफाउंड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन इन्फ्लुएंस ऑन लेटर पोएट्स मतलब बाद के कवियों जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे रोमांटिक कवि भी शामिल थे, जिन पर मिल्टन का गहरा प्रभाव था। ठीक है, मिल्टन का किसका गहरा प्रभाव था? मिल्टन का गहरा प्रभाव था किस पर? विलियम वर्ड्सवर्थ। इसी कारण मिल्टन का गहरा प्रभाव विलियम वर्ड्सवर्थ पर था, इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू मिल्टन लिखा था। एक सोनेट लिखी थी टू मिल्टन, आप लोगों को पता ही होगा, जिसका दूसरा नाम क्या है? लंदन 1802, जिसमें वो बहुत ही डेस्परेटली मिल्टन को बुलाते हैं कि आ जाओ मिल्टन, तुम्हें इस समय रहना चाहिए, तुम्हें इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। इसीलिए प्रभाव रहता है बहुत ज़्यादा। वो इन्फ्लुएंस थे मिल्टन का, मतलब उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था मिल्टन का। इस कारण उन्होंने मिल्टन पे एक सोनेट लिख दिया। उन्हें बुला रहे थे, अपने समय में बुला रहे थे, लंदन को तुम्हारी ज़रूरत है। ही इज़ बरीड इन द चर्च ऑफ सेंट गाइल्स क्रीपलगेट इन लंडन एंड हिज एपिटाइफ डिस्क्राइब हिम एज अ सेक्रेड पोएट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्हें लंदन के सेंट जाइल्स क्रीपलगेट चर्च में दफनाया गया और उनके शिलालेख में उन्हें एक पवित्र कवि के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है, उनके एपिटाइफ पे क्या लिखा गया है? एक सेक्रेड पोएट्स लिखा गया है। सेक्रेड पोएट्स यानी कि एक पवित्र कवि। इम्पॉर्टेंट है ये। एक मिनट मैं इसको मिटा ही देती हूँ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जॉन मिल्टन्स एंड्योरिंग लेगेसी इज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड पॉलिटिकल थिंकर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जॉन मिल्टन की जो अस्थायी विरासत महानतम कवियों में से एक के रूप में अंग्रेजी साहित्य में राजनीतिक विचारक थे। मतलब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर में सबसे महान कवियों और राजनीतिक विचारों में से एक थे। कौन था? मिल्टन थे। कि अंग्रेजी साहित्य में सबसे महान कवियों और राजनीतिक विचारों में से एक के रूप में जॉन मिल्टन का स्थायी विरासत है, मतलब इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मिल्टन्स मोस्ट फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट वॉज फर्स्ट पब्लिश व्हेन ही वॉज इन हिज लेट 50s। तो मिल्टन का सबसे मोस्ट फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट पहली बार तब पब्लिश हुआ जब वो 50 के दशक के अंत में थे, तब ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ही रोट अ नंबर ऑफ लैटिन एलेजीज। तो उन्होंने कई लैटिन शोक गीत लिखे, कई लैटिन एलेजीज लिखे, इंक्लूडिंग एपिटाफियम डेमोनीज, जिसमें एपिटाफियम भी शामिल था, एपिटाफियम डेमोनीज भी शामिल था, जो कि एक पेस्टोरल एलेजी है इन मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डियोडेटी। वो किसकी याद में? उनके दोस्त चार्ल्स डियोडेटी की याद में उन्होंने लिखा था। ये याद रखना आपने। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन्स यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन पैराडाइज लॉस्ट। तो मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में किसका यूज़ करते हैं? ब्लैंक वर्ड्स का। मार्क्ड अ डिपार्चर फ्रॉम द राइम्ड हीरोइक कॉपलेट्स कॉमनली यूज्ड इन एपिक पोइट्री एट द टाइम। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन द्वारा जो ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ किया गया, उस समय महाकाव्य कविता में आमतौर पर क्या किया जाता था? राइम्ड हीरोइक कॉपलेट्स, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला राइम्ड हीरोइक कॉपलेट्स से अलग था। ठीक है, उस समय राइम्ड हीरोइक कॉपलेट्स भी यूज़ किया जाता था, ब्लैंक वर्ड इससे काफ़ी अलग था और इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया था पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है? हिज पॉलिटिकल पैम्फलेट द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट आर्ग्यू फॉर द राइट ऑफ द पीपल टू डिपोज अ मोनार्क हु वायलेटेड दियर राइट्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने जो उनके पॉलिटिकल पैम्फलेट था द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट में लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले राजा को पद से हटाने के अधिकार के लिए तर्क दिया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें की गई। इसमें क्या क्या किया गया कि लोगों को अधिकार है, अगर कोई आपका राजा है वो सही काम नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा रूल कर रहा हो, कोई ऐसा रूल कर रहा हो जिससे पब्लिक बहुत परेशान है, तो आपको पूरा हक है कि उस राजा को हटाया जाए। और बातें क्या थी? लोगों को अधिकारों का उल्लंघन करने वाले राजा को पद से हटा दिया जाए। ठीक है, कि अगर भाई तुम राजा किस लिए राजा हो। इस वर्क में मिल्टन ने ये सारा चीज़ लिखा था। क्यों लिखा था? चार्ल्स फर्स्ट को हटाने के बाद ही ये वर्क आया था ना। तो उसमें ये चार्ल्स फर्स्ट को यूँ कहा है कि चार्ल्स फर्स्ट को पूरी बुराई की गई है। बुराई इसलिए की गई है कि भाई वो राजा सही नहीं था, वो तुम लोग पे क्या कर रहा था? जुल्म कर रहा था।
और इसीलिए उसको हटाया गया, इसलिए पब्लिकली उसको बिहेडेड कर दिया गया, मतलब लोगों के सामने क्या कर दिया गया, उसका सिर कलम कर दिया गया, इसी रीज़न। और इसीलिए इन्होंने इस वर्क में कि चार्ल्स फर्स्ट के बारे में ऐसा ऐसा लिखा पब्लिक को शांत काम डाउन करने के लिए कि तुम लोग काम डाउन हो जाओ, वो राजा तुम्हारे लिए सही नहीं था, वो तुम्हें डोमिनेशन कर रहा था तुम पे, वो शासक सही नहीं था तुम्हारे लिए, और तुम्हारा पूरा हक है जो शासक सही ना हो उसे हटा दिया जाए। इसीलिए इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को ऐसा लिखा ताकि पब्लिक डरे ना, पब्लिक सही हो जाए कि क्यों हटाया गया, क्यों उसे मारा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मिल्टन का जो वर्क है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिल्टन्स वर्क ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन एक्सप्लोर्ड हिज थियोलॉजिकल व्यूज विच इंक्लूडेड अ फोकस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल। देखिए यहाँ पे जो भी फैक्ट मैंने लेके आया है, वो फैक्ट आपके जो फैक्ट है आपने जो पढ़ रखे हैं उससे बहुत हटके है, क्योंकि यहाँ पे मिल्टन के बारे में ज़्यादातर उनके लाइफ के बारे में बताया गया है कि मिल्टन एक्चुअल में कैसे थे, उनका पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, उनका पर्सनल लाइफ कैसी थी, ये चीज़ें हम इसमें लेके आए हैं, ये पढ़े हैं। और उनके वर्क जो हैं, उनके जो पॉलिटिकल वर्क हैं, उनके जो पॉलिटिकल पैम्फलेट हैं, वो किस किस बारे में डील करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है मिल्टन का जो वर्क है ऑन, अभी तक आपने मिल्टन पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, आज ये भी आप मिल्टन के बारे में जान जाइए, काम ही आएगा आपका ये। मिल्टन का जो वर्क है ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन एक्सप्लोर करता है हिज थियोलॉजिकल व्यूज विच इंक्लूडेड फोकस ऑन अथॉरिटी ऑफ द बाइबल। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मिल्टन का वर्क है ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में उनके धार्मिक विचारों की खोज की गई है, जिसमें बाइबल के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था। तो उनके धार्मिक विचारों, उनके थियोलॉजिकल व्यूज को खोज की गई है और जिनमें उन्होंने क्या किया है, बाइबल के जो अधिकार पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट, He had a strong interest in ancient philosophy and his writings often are incorporated philosophical ideas। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनकी जो प्राचीन दर्शन में बहुत गहरी रुचि थी, वो किस में गहरी रुचि दिखाते थे, एंशियंट फिलॉसफी में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखते थे, और उनकी लेखन में अक्सर दार्शनिक विचार भी शामिल होते थे। ये अक्सर देखेंगे कि उनकी राइटिंग्स में एक फिलोसफिकल आइडियाज़ ज़रूर होता था उनके राइटिंग्स में, क्योंकि वो एंशियंट फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे मिल्टन। नेक्स्ट 107 क्या कह रहा है, पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद द फेमस लाइन ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड गोज ऑन टू रिटेल द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। तो पैराडाइज लॉस्ट इस फेमस लाइन से शुरू होती है कि मनुष्य की पहली अवज्ञा, इस लाइन से शुरू होती है और एडम और ईव की कहानी को दोबारा बताती है, रिटेल करती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिल्टन्स पोइट्री ऑफन इंगेज्ड विद थीम्स ऑफ लिबर्टी, वर्चू एंड द रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की जो पोइट्री है वो अक्सर स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, वर्चू यानी कि सदाचार, एंड द रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी और समाज में व्यक्ति की भूमिका के विषयों से जुड़ी होती है। मिल्टन की पोइट्री कैसी होती है, उसका थीम कैसा होता है, लिबर्टी होती है, एक तो लिबर्टी होता है, उसमें स्वतंत्रता होती है, सदाचार होता है, और समाज में व्यक्ति की भूमिका के विषयों से जुड़ी होती है। समाज में व्यक्ति का क्या रोल है, एक इंडिविजुअल रोल क्या है, उससे भी थीम रहती है, मतलब थीम होती है, विषय होता है मिल्टन की पोइट्री में। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। He was a prolific writer of sonnets and themes ranging फ्रॉम पर्सनल स्ट्रगल्स एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वे व्यक्तिगत संघर्षों से लेकर राजनीतिक घटनाओं तक के विषयों के साथ सोनेट्स के एक विपुल लेखक थे, एक प्रोलिफिक राइटर थे सोनेट्स के। कहाँ से लेकर, पर्सनल स्ट्रगल से लेकर पॉलिटिकल इवेंट से लेकर, मतलब पर्सनल स्ट्रगल से पॉलिटिकल इवेंट तक वो क्या थे, सोनेट्स के एक प्रोलिफिक राइटर थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पैराडाइज रिगेन इज़ अ शॉर्टर वर्क कंपेयर टू पैराडाइज लॉस्ट एंड फोकसेस ऑन द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन द विल्डरनेस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पैराडाइज रिगेन पैराडाइज लॉस्ट की तुलना में एक शॉर्टर वर्क है, एक छोटा वर्क है, और जो जंगल में मसीह के प्रलोभन पर केंद्रित है, किस पे, क्राइस्ट इन विल्डरनेस के टेम्पटेशन पर फोकस करती है, उस पर केंद्रित है। नेक्स्ट जो आपका है, मिल्टन्स वर्क वर नॉट यूनिवर्सली अक्लेम्ड इन हिज लाइफ टाइम एंड ही फेस्ड क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन के जो वर्क हैं वो उनके जीवन काल में सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित नहीं किया गया है और उन्हें आलोचना और विवाद का सामना करना पड़ा है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मिल्टन के वर्क हैं वो उनके लाइफ टाइम, उनके जीवन काल में क्या था, यूनिवर्सली रूप से
यूनिवर्सली रूप से अक्लेम्ड नहीं किया गया है उनके वर्क को, और इसी रीजन उन्हें आलोचना, क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट, he was a proponent of divorce in cases of incompatibility and argue for greater marital flexibility। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो क्या थे, वो डाइवोर्स के, मतलब वो डाइवोर्स यानी कि वो असंगति के मामलों में तलाक के समर्थक थे। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी के मामलों में वो डाइवोर्स के क्या थे, एक प्रोपोनेंट थे, एक समर्थक थे। किसके मामले में, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब असंगति के मामले में। एंड आर्ग्यू फॉर ग्रेटर मैरिटल फ्लेक्सिबिलिटी, और अधिक वैवाहिक लचीलेपन के लिए तर्क भी देते थे, क्योंकि इनके पास एक एक्सपीरियंस था इनकी पहली वाइफ से, मैरी पोवल से इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। ये उम्र में उनसे बड़े थे, और वो कहाँ 17 साल की थी और ये कहाँ 34 साल के थे। तो इसी वजह से इनका तलाक हो जाता है कहीं ना कहीं, तो इनको काफ़ी अनुभव था, इस वजह से ये इस पे तर्क भी देते थे। उसी रीजन कारण इन्होंने ये डाइवोर्स का जितना भी ट्रैक लिखा, इसी कारण उन्होंने लिखा, क्योंकि उनका डाइवोर्स हो जाता है। काफ़ी टाइम उनके साथ रहने के बाद मैरी पोवल उनको छोड़ के चली जाती हैं। रीज़न ये रहता है कि वो बहुत छोटी रहती हैं और ये बड़े रहते हैं उनसे, काफ़ी बड़े रहते हैं, थोड़ा नहीं। मिल्टन्स द रीज़न ऑफ चर्च गवर्नमेंट डिस्कस्ड हिज व्यूज़ ऑन द नीड टू रिफॉर्म द चर्च ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की जो द रीज़न ऑफ चर्च गवर्नमेंट है, ये इंग्लैंड के चर्च में सुधार की आवश्यकता पर उनके विचारों की चर्चा की गई है। इसमें क्या क्या बताया गया है, ये जो मिल्टन का वर्क है द रीज़न ऑफ चर्च गवर्नमेंट, इसमें डिस्कस क्या किया गया है, इसमें डिस्कस ये किया गया है कि इंग्लैंड के चर्च में सुधार की आवश्यकता, मतलब इंग्लैंड के चर्च में किसकी ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, इस चीज़ पर डिस्कस किया गया है इनके वर्क में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हिज पैम्फलेट, इनका पैम्फलेट क्या है, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, एडवोकेटेड फॉर डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी एंड वॉज कंसिडर्ड रेडिकल फॉर इट्स टाइम। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनका जो पैम्फलेट है द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये क्या है असंगतता के आधार पर। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि असंगतता के आधार पर तलाक की वकालत करता है, और इसे अपने समय के लिए कट्टरपंथी माना जाता है। और इसे अपने समय के लिए कैसा माना जाता है, कट्टरपंथी माना जाता है। ये जो वर्क है ना, ये तलाक की बात करता है। सिंपली याद रखिए कि ये वर्क जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी के आधार पर तलाक की वकालत करता है, और इसे अपने समय के लिए कट्टरपंथी माना जाता है उस समय के लिए। नेक्स्ट वन, Paradise Lost explore the themes of disobedience, temptation and the consequences of human action। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पैराडाइज जो लॉस्ट है वो डिसओबीडेंस यानी कि अवज्ञा, टेम्पटेशन प्रलोभन, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्शन यानी कि मानवीय कार्यों के परिणामों के विषयों की पड़ताल करता है। तो कितनी बार हम समझ लिए हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज लॉस्ट का जो थीम है वो डिसओबीडेंस के लिए जाना जाता है, टेम्पटेशन के लिए और ह्यूमन एक्शन के, ये आपको याद रखना है, ह्यूमन एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि ह्यूमन एक्शन के परिणामों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, मिल्टन की पोइट्री ऑफन फीचर्ड विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की पोइट्री में अक्सर प्रकृति और मानवीय अनुभव का विशद वर्णन होता है। तो मिल्टन की पोइट्री में अक्सर किसका वर्णन होता है, नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस का डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट, he is credited with coining the term pandemonium to describe the capital of hell in Paradise Lost। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में नर्क की राजधानी का वर्णन करने के लिए पैंडेमोनियम शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इन्हें श्रेय दिया जाता है कि कौन सा टर्म इन्होंने क्वाइन किया था, पैंडेमोनियम टर्म को इन्होंने क्वाइन किया था। इसका श्रेय मिल्टन को जाता है। क्यों उन्होंने क्वाइन किया था, क्योंकि हेल की राजधानी यानी कि नर्क की राजधानी का वर्णन करने के लिए। पैराडाइज लॉस्ट में हेल की कैपिटल क्या है, पैंडेमोनियम है। इसका वर्णन करने के लिए इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था, किसने, मिल्टन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिल्टन्स की पोएटिक स्टाइल इवॉल्व्ड फ्रॉम हिज अर्ली वर्क्स लाइक एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरो टू द एपिक एंड थियोलॉजिकल डेप्थ ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन की जो पोएटिक स्टाइल है उनके अर्ली वर्क्स जैसे एल एलिग्रो हो गया, इल पेंसेरो से लेकर
पैराडाइज लॉस्ट की महाकाव्य और धार्मिक गहराई तक विकसित हुआ है। इनकी जो पोइटिक स्टाइल है वो कहाँ से कहाँ तक है, उनकी जो शुरुआती वर्क है एल एलिग्रो, इल पेंसरिसो से लेकर पैराडाइज लॉस्ट तक है, इनका पोइटिक स्टाइल जाना जाता है। ये विकसित हुआ था इनका पोइटिक स्टाइल। इनकी जो पोइटिक स्टाइल है ये विकसित उनके शुरुआती वर्क से लेकर उनके लास्ट वर्क तक है। चलिए 119 का क्या कह रहा है, ही वॉज नोन फॉर हिज डीप नॉलेज ऑफ क्लासिकल लिटरेचर विच ही इंटीग्रेटेड इनटू हिज ओन वर्क्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वह शास्त्रीय साहित्य के अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे जिसे उन्होंने अपने कार्यों में एकीकृत किया। तो वो किसके लिए जाने जाते थे, मैं इंग्लिश में बता दे रही हूँ, वो किसके लिए जाने जाते थे, डीप नॉलेज ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, मतलब क्लासिकल लिटरेचर के डीप नॉलेज के लिए वो जाने जाते थे, जिसमें उन्होंने अपने ही वर्क्स को क्या किया था, अपने ही वर्क्स को एकीकृत किया था, इंटीग्रेटेड किया था। एंड लास्ट है आज का फैक्ट, लास्ट है जॉन मिल्टन्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, थियोलॉजी एंड पॉलिटिकल थॉट टू कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड सेलिब्रेटेड टुडे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर हो गया, थियोलॉजी हो गया यानी कि धर्मशास्त्र हो गया, एंड पॉलिटिकल थॉट हो गया यानी कि राजनीतिक विचारों पर जॉन मिल्टन के प्रभाव आज भी अध्ययन और जश्न मनाता है। आज भी वो क्या करता है, पढ़ा जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। जॉन मिल्टन के इंग्लिश लिटरेचर में, थियोलॉजी में, पॉलिटिकल थॉट में आज भी जॉन मिल्टन का प्रभाव है। किस पे, आज भी लोग जॉन मिल्टन को पढ़ते हैं, आज भी लोग जॉन मिल्टन पर जश्न मनाते हैं, यानी कि उनका प्रभाव, उनका इम्पैक्ट आज भी है। तो ये थे कुछ यूनिक फैक्ट बोल सकते हैं, है ना, कुछ यूनिक फैक्ट इसको बोल सकते हैं, जिससे आप लोग पढ़े भी थे, नहीं भी पढ़े थे, पढ़े होंगे तो रिवीजन हो गया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपके नॉलेज में आ गया होगा ये। तो ये चीज़ें आप अपने नॉलेज में रखिए, मिल्टन से रिलेटेड ही है और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट, जहाँ पे भी आपके मिल्टन है, जिस भी एग्ज़ाम में आपके मिल्टन है सिलेबस में, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ मिल्टन के यूनिक फैक्ट्स थे, आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।